बीजेपी वाले तो कहते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं। तो उसमें आपको शिकायत क्या है? जिस देश में एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है तो इंडियन जो क्राइम ब्यूरो है उसका फिगर ये बता रहा है कि हमारे देश में जितने क्रिमिनल आ रहे हैं, नए-नए क्राइम्स हो रहे हैं, उसमें से 50% लड़के ये नए हैं, फर्स्ट टाइमर क्रिमिनल है। तो हमारा देश किस तरफ बढ़ रहा है? ये जो आप बोल रहे हैं 70 साल में जो कुछ नहीं हुआ वो अभी हो रहा है, उसका परिणाम कारण यही है कि हमारे देश में गैर बराबरी बढ़ रही है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज हम पिछले कुछ हफ्तों से रेगुलर मुलाकात कर रहे हैं अविनाश काकड़े जी से। वो बहुत ही कुछ अहम इश्यूज पर बात रखते हैं और बेबाक होकर के बात रखते हैं और जिस तरह से वो दुनिया को देख रहे हैं, देश को देख रहे हैं, वो एक अलग, एक बाकायदा एक नजरिया है। और अविनाश काकड़े जी गांधीवादी विचारधारा के हैं, किसान सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नागपुर में रहते हैं। हमारी दरखास्त पर उन्होंने ये कबूल किया है कि हर मंडे कोशिश करेंगे कि हर मंडे आपसे मुलाकात हो जाए। आज जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही संवेदनशीलता की बात है, महसूस करने वाली बात है। अभी पिछले 3 दिनों में पंजाब में 2-3 कत्ल हो गए और ये ऐसे हुए कि उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब से पहले हमने मॉब लिंचिंग के वाकयात देखे हैं मुल्क में। बेरोजगारी के नतीजे में क्राइम बढ़ रहा है। सरकार की और सरकार में बैठे हुए लोगों की संवेदनशीलता इतनी शायद कम हो गई है कि बेरोजगारी वाले मसले पर बात नहीं करते। वो मंदिर मस्जिद और कभी पाकिस्तान, कभी कुछ और, कभी कुछ और, वो इश्यूज जिससे हमारा आपका पेट नहीं भरता, उन चीजों में आने की कोशिश की जाती है। इन सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं अविनाश काकड़े जी से। काकड़े जी, आपका वेलकम है, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये पंजाब में जो वाकयात हो रहे हैं, इन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं? और पूरे देश में एक अजीब सी सूरत हाल बनती जा रही है, क्राइम बढ़ रहे हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ है, इनके कारण क्या हैं और क्या इसका इलाज है? क्या कुछ है, आप बताइए। देखो, इंडियन क्राइम रिपोर्ट, हम्म, उसके बाद में एक ये है एशियन एम्प्लॉयमेंट रेट और हम्म, वर्ल्ड इन इक्विलिटी रिपोर्ट। हम्म, ये 3 रिपोर्ट मैंने पढ़ा हूँ कि पिछले अभी सप्ताह में ये 3 रिपोर्ट मेरे देखने में आई। हम्म, उसके जो आंकड़े हैं वो भयावह है, बहुत ही खतरनाक आंकड़े। आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे यहाँ जो महंगाई बढ़ रही है वो वस्तु की कमी की वजह से नहीं बढ़ रही है, टैक्सेशन का हाई लोड होने की वजह से बढ़ रही है। इनडायरेक्ट टैक्स उस पर ज्यादा हाई हो रहा है और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ 1% अति धनिक लोगों के पास में करीबन करीबन 57 लोग है। हम्म, वो 57 लोगों के पास में देश की 40% संपदा उनके पास में हो गई है। हम्म, अब बात को समझिए, जी जी। 1% लोगों के पास 40% संपदा और हम्म, उसको 10% के फिगर में अगर देखा जाए तो ये टोटल हो जाता है 23 और 58, 50 और ये सब मिला के करीबन 80% हो जाता है। हम्म, ये 80% संपदा 10% लोगों के हाथ में है और मध्य वर्ग के हाथ में जो 40% है उसके पास में 17% है और गरीब जो 50% लोग है 2.1% इनके हिस्से में आया है। हम्म, हम्म, तो समझिए कितना मैंने भयानक सिचुएशन है कि 10% लोगों के हाथ में, 1% लोगों के हाथ में 58%, 9% लोगों के हाथ में 23%, 40% लोगों के हाथ में 17% और 50% गरीबों के हाथ में 2.1% हमारे यहाँ धन का वितरण हो गया है। और ये वितरण जो नेहरू की पॉलिसी थी, नेहरू की पॉलिसी में 65 तक ये वितरण 35 तक आ गया था। मुझे 10% लोगों के हाथ में 35% संपदा थी, जो आज के तारीख में 80% के आसपास हो गई है। 80-81% के आसपास हो गई है संपदा, जो 35 और 40 के बीच में थी।
मनमोहन सिंह और ये जो अपने ये थे नरसिम्हा राव, उनके जमाने में भी ये संपदा 40 से 45% ही बढ़ी थी। ये गए 7 साल में ये संपदा 81% हो गई है। अरे तो साहब और ये मैं आगे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं कहूंगा कि बीजेपी वाले तो कहते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं, तो उसमें आपको शिकायत क्या है? मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे यही शिकायत है कि इसका कारण, इसका परिणाम ये हुआ है कि एशियन एम्प्लॉयमेंट रेट जो बोलता है वो फिलीपाइंस का 92.6 है, वियतनाम का 74% है, नेपाल का 74 है, इंडोनेशिया का 64 है, ऑस्ट्रेलिया का 61.5 है, मलेशिया का 61 है, जापान का 60% है, बांग्लादेश का 53 है, भूटान का 63 है, श्रीलंका का 49 है, पाकिस्तान का 48 है और इंडिया का 42 है। हमारे नीचे खाली सोमालिया बचा है। और आपको एक बात बता दूं कि जेकब जुम्मा के राज में, जो दक्षिण अफ्रीका का जेकब जुम्मा था, उसके राज में 32.6% हो गया था। उसके बाद में वहां लूटपाट शुरू हो गई। जिस देश में एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है तो इंडियन जो क्राइम ब्यूरो है उसका फिगर ये बता रहा है कि हमारे देश में जितने क्रिमिनल आ रहे हैं, नए नए क्राइम्स हो रहे हैं, उसमें से 50% लड़के ये नए हैं, फर्स्ट टाइमर क्रिमिनल है। तो हमारा देश किस तरफ बढ़ रहा है? ये जो बोल रहे हैं 70 साल में जो कुछ नहीं हुआ वो अभी हो रहा है, उसका परिणाम कारण यही है कि हमारे देश में गैर बराबरी बढ़ रही है। 81% प्रॉपर्टी अगर 10% लोगों के हाथ में चले जाए और उसमें से 1% लोगों के हाथ में 58% प्रॉपर्टी चला जाए, तो उस देश का क्या बुरा हाल होगा आप देखिए। लोगों का पर कैपिटा इनकम की जो हालत हो गई है, वो अगर मुझे देखना पड़ेगा कि हमारे पर कैपिटा इनकम ये 10% लोगों का 20 गुना बढ़ा है, तो हमारा 20 गुना कम हुआ है। हम जब बोलते हैं कि गरीबी कहाँ है, तो आपने देखा होगा कि लॉकडाउन जब हुआ था तो रास्ते पर जो चल रहे थे लोग, बच्चों को कंधे पे लेके, ना उनके पास में कोई साधन थे, ना उनके पास में कोई खाना था, ना उनके पास में कोई उनको बचाने वाला था। ये हालत समाज में होती है, तो ये जो सड़क पर उतरे हुए लोग रहते रहते हैं, वो लूटपाट करने में ज्यादा समय नहीं लगाते, तुरंत लूटपाट की तरफ चले जाते, क्योंकि पेट की भूख ये सबसे बड़ी भूख होती है। और भूखे मरने से वो हत्या करना पसंद करता है, भूखे मरने से वो लूट करना पसंद करता है। उस तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। ये 70 साल में क्या हुआ और 7 साल में क्या हुआ, ये फिगर आउट है। आज की तारीख में मैंने फिगर के साथ बात कर रहा हूँ। मैं इतने फिगर नहीं देता, मगर ये 3 दिन 4 दिन में मैंने जो फिगर देखा हूँ, जो सारे सर्वे पढ़ा हूँ, उससे मैं खुद विचलित हूँ कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। मैं आपको बताऊं साहब, दिल्ली में ऐसे जगहें हैं जहां के बारे में ये कहा जाता है कि लोग घर छोड़ करके नहीं निकल रहे, सिर्फ इस डर की वजह से कि चोरी हो जाएगी। ये दिल्ली की बात मैं बता रहा हूं। और जगहों पर क्या कुछ हालत होगी, ये तो भयावह सूरत हाल बनती हुई जा रही है जो आप बता रहे हैं। तो अब आगे आगे क्या कुछ हम देख रहे हैं, देखिए एक तरफ तो ये बेरोजगारी, दूसरी तरफ धर्म के नाम पर लोगों का कत्ल, ऐसा कत्ल के वो एक इंसान भीड़ में गिर जाता है और उसको ऐसे मार दिया जाता है जिसे कहा जाता है ना नामर्दी, जिसे कहते हैं। ये नामर्दी होती है कि 50 लोग एक आदमी पर टूट पड़े और उसे खत्म कर दें। तो ये कहां कुछ कैसे किस तरफ जा रहा है? ये गुस्सा क्या बेरोजगारी का है, क्या ये अपने धर्म से मोहब्बत है, या दूसरे से नफरत है? इसका क्या है ये? सर, ये जो जब भी होता है, मॉब लिंचिंग हो, ईश निंदा हो, ये समाज में जो किडनी चोर आता है उसको मार देते हैं, ये गुस्सा होता है नौकरी की तरफ, ये गुस्सा होता है प्रॉपर्टी की तरफ, ये गुस्सा होता है बेरोजगारी की तरफ, ये गुस्सा होता है सरकार की तरफ, ये गुस्सा होता है व्यवस्था की तरफ। मगर उस पर हम अटैक नहीं कर सकते, उसका चेहरा नहीं है। भाई, बेरोजगारी का कोई चेहरा नहीं है, हाँ है ना? जी। कोई मैंने ईश निंदा के इसमें भगवान का कोई चेहरा नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबका भगवान निर्गुण निराकार है। तो उन निर्गुण निराकार पे तो कुछ नहीं निकाल सकते, उसके खाली विनंती कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गुस्सा दबा होता है, भूख का गुस्सा है, बेरोजगारी का गुस्सा है, ये गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना होता है। तो जो कमजोर मिल जाता है, रास्ते पर मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है, तो गुस्सा फूट पड़ता है। आपने देखा होगा कि मियाँ बीवी लड़ते और बच्चे पीटते हैं। पीटे कौन जाते हैं? बच्चे। जी क्योंकि जी जी। तो ये बच्चे पीटे जा रहे हैं।
ये अभी शुरुआत है। आपने बोला कि लोग इसलिए नहीं निकल रहे कि चोरी नहीं हो, मगर डकैती कब होगी, चोरी का रूपांतर डकैती में कब हो जाएगा पता चलेगा? नहीं चलेगा, जी जी। क्योंकि उसका नेक्स्ट स्टेज है वो और वो नेक्स्ट स्टेज आने वाला है। जैसे आपने देखा होगा कि दक्षिण अफ्रीका में वो जो नेल्सन मंडेला जी थी, उन्होंने कितने बहुत ढंग से उसको व्हाइट और जो ब्लैक थे उनके बीच में एक समन्वय करके सरकार स्थापित की थी। आपको याद होगा? जी जी जी। उन्होंने झगड़ा नहीं होने दिया, कोई झंझट नहीं होने दिया था अपने देश में। मगर जैसे ही जेकब जुम्मा आया और उनको एक अतुल गुप्ता नाम के वो मिल गए नए फकीरा, वहां के फकीरा जो मिल गए, तो ये अतुल गुप्ता ने जो हमारे यहाँ के तो वो आंध्र प्रदेश के सहारनपुर से ही थे वो, जिनके जो जो अपने बेटे की शादी में यहाँ से हवाई जहाज भर करके लेकर के गए थे और एक खास मिलिट्री एयरपोर्ट पर हवाई जहाज उतार दिया था, उनको फिर वापस उड़ना पड़ा था दूसरे एयरपोर्ट के लिए। तो ये जी आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। हाँ, तो ये जो था वहां ये जेकब जुम्मा को उन्होंने ही पैसे लगाकर स्थापित किया था। जैसे हमारे फकीरा जी भी उन्हीं के फ्लाइट पर आए थे यहाँ दिल्ली में और उन्हीं के फ्लाइट पर सारा प्रचार किया था, वैसा ये अतुल जी थे जो गुप्ता जी, उन्होंने जेकब जुम्मा को वहां स्थापित किया। और जेकब जुम्मा को स्थापित करने के लिए उन्होंने एक ब्रिटिश कंपनी को हायर किया था, बेल पाटिकर नाम की एक कंपनी थी जिनको प्रोपोगंडा के लिए हायर किया था। और प्रोपोगंडा उन्होंने ये किया था कि जेकब जुम्मा के विरोध में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो काले कलर के है, ब्लैक है, और ब्लैक को बदनाम करने के लिए व्हाइट लोगों का प्रोपोगंडा, ये विक्टिम कार्ड खेला गया। और वो विक्टिम कार्ड का ये परिणाम हुआ कि जेकब जुम्मा का पूरा परिवार, जैसा मोदी का मैंने एक लिस्ट आपको पिछले वक्त दिया था कि मोदी परिवार के 15 लोगों की लिस्ट थी कि कितने लोग मास्टर की छोड़ के और कितने करोड़पति अरबोपति हो गए और कैसे हो गए। तो ये जो बताते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, मेरा बच्चा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो बाकी के जो भाई बैठे हुए हैं, प्रहलाद मोदी से लेके बाकी जितने हैं और आपके चचेर और ममेरे, वो साले सब करोड़पति कैसे हो गए भाई? इतनी प्रॉपर्टी कैसी बढ़ गई उनकी? तो यही काम अतुल गुप्ता ने भी किया था। और अतुल गुप्ता ने ये काम करते हुए वहां श्वेत अश्वेत विवाद पैदा किया था। उसका परिणाम आज के तारीख में ये है कि वहां किसी इंडियन को सुरक्षित नहीं, क्योंकि उन्होंने लामबंद हो गए, श्वेत और अश्वेत लामबंद हो गए और 300-400 सालों से बसे हुए इंडियन, उनके दुकानें लूटे जा रही है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनका सारा अस्तित्व लूटा जा रहा है। और ये अस्तित्व लूटने में बहुत समय नहीं लगता है। आप जैसे बोल रहे हैं कि चोरी की वजह से लोग घर नहीं छोड़ रहे, कल ये डकैती होना शुरू हो जाएगी तो फिर घर का क्या करेंगे? फिर कौन से घर में बसेंगे? आपको पता है कि हमारे देश के 4 लाख डिस्ट्रीब्यूटर का रोजगार जाने वाला है, क्योंकि अडानी और अंबानी जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप और जो मल्टी चेन शुरू कर रहे हैं, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटर की चेन ही खत्म हो जाएगी। ये किसानों के अड़तियां समाप्त नहीं कर सके, वो सिस्टम लगी है, मगर डिस्ट्रीब्यूटर की चेन समाप्त हो गई। 4 लाख डिस्ट्रीब्यूटर अभी स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। जैसे बैंक वाले स्ट्राइक पर गए, जो बैंक वाले उनको आतंकी बोल रहे थे, खालिस्तानी बोल रहे थे किसानों को, आज वो स्ट्राइक पर है। ठीक है, तो एक कल का दिन आपका था, आज का दिन हमारा है वगैरह, ये सिचुएशन आती ही रहती है। तो जिस तरीके से इन्होंने वो मैंने पूरा मोडस ऑफ ऑपरेंडी थी, वो दूसरे को देख के आगे वाले को अगर ठोकर लगती है तो पीछे वाले को उसको उससे अनुभव कुछ लेना चाहिए और उससे सुधर जाना चाहिए, मगर हम नहीं ले रहे और हम फिर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जैसा वहां श्वेत अश्वेत हुआ तो हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है। और हिंदू मुसलमान, भैया मुसलमानों का कोई नौकरी नहीं गई, मुसलमानों का कोई आरक्षण नहीं गया, हमारे यहाँ ओबीसी का पूरा आरक्षण समाप्त हो गया। जितने पॉलिटिकल आरक्षण थे राजनीति में, जो जिला पंचायत सदस्य से ग्राम पंचायत सदस्य से जिला अध्यक्ष तक बनते थे, वो सब समाप्त हो गया। और हम लगे आज भी हिंदू मुसलमान करने में। मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होगा, मुसलमान 2, 5, 10 मारे जाएंगे, उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अबे नुकसान तो तुम्हारा होगा, नौकरी तुम चाहते हो, मुसलमान कोई नौकरी नहीं चाहता है, वो अपना धंधा करता है, अपना उद्योग करता है और अपने इसमें मगन है। या तो तुम्हारा राय ये बहुत बड़ी बात है। असल में यही समझने की बात है कि जो मेजॉरिटी में है, असल तो उन्हीं की तकलीफ बढ़ने वाली है। जो माइनॉरिटी में है वो छोटे छोटे काम करके अपना पेट भरते रहे। जो बात आपने कही वो वाकई समझने की है। माइनॉरिटी नहीं बोल रहा हूँ, विशेष तौर से मुसलमान। देखो माइनॉरिटी तो सरदार भी है और पारसी भी है,
हाँ। और ईसाई भी है, उनके ऊपर इनका गुस्सा नहीं है, क्योंकि एक टारगेट बनाना पड़ता है। जैसे जिहादियों ने जो टारगेट बनाया है, वो कौन बनाया है? काफिर। हाँ। भाई सारी लड़ाई है कोई काफिरों के विरोध में नहीं हुई थी, कई अरब के विरोध में हुई थी, कई ईरानी पर्शियों के विरोध में हुई थी, कई हिंदुस्तानियों के विरोध में हुई थी। मगर इनको एक 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 चाहिए ना, शैतान एक बड़ा खड़ा नहीं करोगे तो आप कैसे होगा? तो इन्होंने एक शैतान के नाम से खड़ा करना शुरू कर दिया है, ये मुसलमान। भाई मुसलमान जो कुछ करता होगा, मगर मुसलमान इस देश के राष्ट्रपति की हत्या नहीं करता, मुसलमान इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या नहीं करता, मुख्यमंत्री की हत्या नहीं किया है हमारे देश में। हमारे देश में जिन्होंने हत्या किया है, जो राष्ट्रपिता को मारते हैं, वो यहाँ के लोग हैं, और यहाँ के नॉन मुस्लिम लोग हैं, हिंदू है, और हिंदू में भी ब्राह्मण है। तो ये नहीं समझेंगे हम लोग, इसको नहीं समझेंगे तो ये हमारी जो अवस्था होती जा रही है, ये हमारी अवस्था लूटपाट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्राइम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमारा समाज इनस्टेबल होते जा रहा है, और ये इंस्टेबिलिटी बहुत घातक है। और ये घातक इतनी है कि कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, इवन अंबानी सुरक्षित नहीं रहेगा और अडानी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आपको पता होगा अतिल गुप्ता को भागना पड़ा था, जेकब जुमा को जेल में जाना पड़ा था। जब समाज में अस्थिरता पैदा होती है कोई एक और पटेल साहब यूएई से भागे हुए हैं साहब, यूनाइटेड अरब एमिरेट से एक पटेल साहब भी भागे हुए हैं। ये ऐसा लगता है कोई खास काम करने के लिए जाते हैं। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, मैंने उस पर एक स्टोरी की थी, जब ये पटेल वहां से यूएई से भागे थे, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के साथ केरला में अरब मुल्कों में हिंदू जो कारोबार करने वाले हैं उनकी मीटिंग हुई, और इन अरब मुल्कों से ही पैसा यहां आरएसएस को भेजा जाता है। ये बात एक केरला की मैगजीन ने लिखी थी, वो हमने बताई भी थी अपने दर्शकों को, लोगों को याद आ जाएगा। तो ये ऐसा लगता है कुछ खास जहनियत के लोगों को दूसरे मुल्कों में लूट करके ला करके अपने अपने जो 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 एजेंडा, कम्युनल एजेंडा कहिए या आरएसएस का एजेंडा कहिए, वो चलाने के लिए फंडिंग वहां से होती है। इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं। जी आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखो, आपको एक बात बता देता हूं कि इस्लाम को जिहादी बनाने का काम 79 से शुरू हुआ था। इस 79 में आपने देखा होगा कि यूएसएस रशिया ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। जी जी जी। कहीं कुरान में लिखा है कि जब भी इस्लामिक क्रांति शुरू होगी अफगानिस्तान से शुरू होगी। तो आप जितने जिहादियों के झंडे देखते हो, काले झंडे देखते हैं, हरा झंडा नहीं है, काला झंडा लेके जिहाद शुरू होता है। तो 79 से शुरू हुआ। 79 के वक्त में जो पैसा लगाया था थ्रू सऊदी अरबिया, अमेरिका का पैसा लगा था, 8,000 करोड़ रुपए लगाया था उस जमाने में, 79 से 80 और 85 के बीच में। और उन्होंने जिहादिया पैदा कर दिए। उसके बाद में ये जो मुस्लिम के जो लोग हैं वो धर्म बचाने के लिए निकल पड़े थे। 79 के पहले कभी इस्लाम खतरे में नहीं आया था। जी 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 जी। ये जो पैदा किए जाते हैं ये हर जगह, क्योंकि कट्टरपंथी एक जैसे होते हैं। अमेरिकन बिजनेस करता है, अमेरिकन ऐसा बिजनेस करता है कि मरे कोई भी, मध्य एशिया में कोई भी मरे, कोई भी राष्ट्र बर्बाद हो, इकोनॉमी उनकी ग्रो होती है, इकोनॉमी उनकी उस तरीके से बढ़ती है जिस तरीके से सामान्य तौर पर नहीं बढ़ती है। तो ये जो मामला है, ये मामला तैयार किया जाता है, जो मामला तैयार किया गया उसी तरीके से ये हिंदू आतंकवादी हो, मुस्लिम आतंकवादी हो, ईसाई हो। भाई ईसाइयों ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया, जिसका ग्रोथ हुआ है, जिन्होंने राजनीति को धर्म से अलग कर दिया। मुसलमानों धर्म के साथ राजनीति जोड़ दी, गर्त में चले गए। 55 राष्ट्र है, उसमें से एक आध दो छोड़ के बाकी सब गर्त में चले गए। आपने देखा होगा तुर्की में अभी जो 800 साल पहले एक चर्च था, 500 साल पहले उसको मस्जिद बनाया था, वो जो कमाल अतातुर्क थे उन्होंने उसको लाइब्रेरी बनाया था, अभी फिर से उसको मस्जिद के तौर पर घोषित कर दिया गया है। जी जी। भाई समाज में मंदिर मस्जिद से या धर्म से या काले गोरे से प्रोग्रेस नहीं होता है। ये सब बनावटी और दिखावटी मुद्दे हैं, एक दूसरे की चमड़ी उतारने के मुद्दे हैं, समाज को लूटने के मुद्दे हैं। अगर समाज के कोई होगा, प्रोग्रेस का मुद्दा अगर होगा
तो रोजगार होगा, कारोबार होगा, स्थैर्यता होगी, सुरक्षा होगी, स्वास्थ्य होगी, शिक्षा होगी। ये मुद्दे हैं। ये मुद्दों पे चर्चा नहीं करना होता है जब हम हिंदू मुसलमान पे चर्चा करते। आज भी हमारे यहाँ जैसे अश्वेतों के जेकब जुम्मा थे, वैसे हिंदुओं के तारानार हमारे यहाँ के आदरणीय फकीराजी हो गए। और ये फकीराजी एक टोली बना ली है, जो टोली है तड़ीपार शाहजी की, क्रिमिनल टोली, पूरी क्रिमिनल टोली। तो ये पूरे देश को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में झोंकना चाहते हैं और झोंक दिया है। इसको बचाने का काम अगर हम आगे बढ़ के नहीं करेंगे, और जैसे ये आतंकवादी पैदा करने का काम अमेरिका ने शुरू किया था मुस्लिमों के बीच में, तो मुस्लिम जो लोग थे, स्कॉलर लोग, जो समझदार लोग थे, जो बुद्धिजीवी थे, वो चुप रह गए, डर से चुप रह गए, इकोनॉमिकल भय से चुप रह गए होंगे या धार्मिक भय से चुप रह गए। और उसका परिणाम है कि आज पूरा इस्लाम आतंकवाद का प्रतीक हो गया। ये कहा जाता है कि मस्जिदों से उठ उठ के नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। ये हालत हो रही है और यही हालत हमारे देश में हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये एक अलग से एक बड़ा अहम सब्जेक्ट है। और मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अब बहुत साफ साफ नजर आ रहा है, सऊदी अरब के मदरसों से पैदा होने वाले हक्कानी नेटवर्क और क्या क्या हमने पाकिस्तान में देखा, सऊदी अरब के ताल्लुकात इजराइल से कितने नजदीक हैं, वो अब सामने खुल करके आ गए हैं। इजराइल किस तरह से मुसलमानों में दहशतगर्द पैदा करना चाहता है, वो एक सऊदी लिंक के जरिए, अफगानिस्तान का आपने जिक्र किया। मैं अपने दर्शकों को यह भी याद दिलाता हूं कि हिलरी क्लिंटन, वो बाकायदा उन्होंने कांग्रेस में एक बयान दिया, वीडियो आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर आज भी, जब वो खुद कहती हैं कि जिनसे आज हम लड़ रहे हैं, इनको तो हमने ही पैदा किया था। और इसी तरह से जो बाइडन, ट्रंप ने कहा था कि दाइश के लोगों को तो हमने, ओबामा ने सपोर्ट किया था। तो अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, और आप अगर कहीं ना कहीं लिंकेजेस देखेंगे तो उन्हीं ताकतों के लिंकेजेस नीचे तक मिलेंगे जहां भी आतंकवाद है। मैं तो काकड़े जी अपने दर्शकों से एक बात बताता रहा हूं कि ये एक इतना बड़ा बिजनेस है आतंकवाद का कि वो बिल्कुल इस तरह से है कि आग भी वही भेजेगा, आग बुझाने वाला भी वही भेजेगा, मरहम लगाने वाला भी वही भेजेगा। सारी चीजें बिल्कुल ऐसा जैसे एक डायरेक्टर फिल्म डायरेक्ट करता है, इस तरह से अलग अलग लोगों से काम लेकर के अपना कारोबार चलाता है। सर, केमिकल के दूध से कैंसर पैदा होता है। हाँ जी। और उसका रिलीफ सेंटर भी वही दूध कंपनियां बनाती है। जी, ये पूरा फेनोमेना है। जी जी। बीमारियां अनाज से पैदा हो रही है, और बीमारियों को दबाने वाली अनाज भी वही देते हैं, पेस्टिसाइड भी वही देते हैं, फर्टिलाइजर भी वही देते हैं, और उसको दबाने वाली दवाई भी वही देते हैं, उसको सुधारने वाली। और कारोबार उनका चलता रहता है। वो पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से कारोबार, हथियारों का कारोबार हो, फार्मेसी का कारोबार हो, जो आपने कहा पेस्टिसाइड और इनके जरिए बीमारियां फैलाने का, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं और इसमें कुचल जाते हैं आम लोग। इवन कोरोना का कारोबार भी यही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कई लोग हैं जिन्होंने रिसर्च की है और इस हद तक बताया है कि पेंडेमिक की डेफिनेशन बदल दी और क्या क्या हुआ। आज का सब्जेक्ट हमारा ये नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बेरोजगारी की वजह से जिस तरह से ये एक तरह से ये भी एक तरह का आतंकवाद है कि किसी इंसान को चलते चलते किसी भी आइडेंटिटी की वजह से उसको मार दें, उसको कत्ल कर दें और पुलिस के सामने हो जाए ऐसा, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। इसको संभालने की जरूरत है। पूरे देश को इस पर मंथन करना चाहिए, गौर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारा जो सियासी सिस्टम है वो क्यों फेल है, और ये फेल करने वाले क्या खुद ही यही लोग हैं। आज आप आखिरी बात अपनी बात एक आखिरी रख लीजिए। कम से कम सोचने वाले बुद्धिजीवी जो इनको बोलते हैं, जो समाज में मान्यता प्राप्त लोग हैं, जिनके ऊपर कोई दाग धब्बे नहीं है, ऐसे लोगों ने मुखर होके सामने आना चाहिए। अब निकल गया तो फिर कभी नहीं होगा। ये समय निकल गया तो फिर दोबारा समय नहीं आएगा। फिर पीटते रहना पड़ेगा छाती और मस्तक कि उस वक्त बोलते तो अच्छा होता, उस वक्त करते तो अच्छा होता। ये बोलने की नौबत ना आए, इसलिए आज निकल पड़ो। बैंक डूबने वाले हैं, इंडस्ट्री डूब रही है। अरे ऐसा अकेला देश है
जहाँ की रेल सेवा, डाक सेवा, टेलीफोन सेवा सारी प्राइवेटाइज हो गई, अब सरकार के हाथ में नहीं रही। ये कैसा देश बना दिया हमने 7 साल में। जी, जी, जी। बहुत ही अफ़सोस और तकलीफ से गुज़र रहे हैं और अभी और बहुत कुछ बिकने के लिए तैयारी है। हमारे यहाँ तो दिल्ली में नई दिल्ली में सरकारी एम्प्लॉइज़ के जो मकानात थे, वो सब तोड़ कर के उन्हीं को देने की तैयारी है। पूरी-पूरी प्रॉपर्टी वो जो आपने कहा कि ना-बराबरी इस हद तक बढ़ गई है कि चंद लोगों के इनके पेट और मोटे किए जाएँगे। बकौल आपके वो 56 इंच का सीना नहीं, पेट और कितना इंच का हो जाएगा, ये नहीं मालूम। बहुत-बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें वक़्त दिया। अपने दर्शकों से मैं बताना चाहता हूँ कि काकड़े जी अपनी बात बहुत ही फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ, आंकड़ों के साथ रखते हैं और बेबाक होकर के लोगों को बताते हैं कि हमें क्या कुछ करना चाहिए, आँखें खोल के जीना चाहिए। आने वाली नस्लों के लिए देश को, समाज को बचाने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।